हेलो एवरीवन। हमने एक सिलसिला शुरू किया था लेक्चर्स का एसी सर्किट्स के बारे में, और हमने लास्ट टाइम फेवर रेजिस्टिव सर्किट का टॉपिक कंप्लीट किया था। अब हमारे पास एक और सिंगल एलिमेंट सर्किट है जहाँ पर हमने रेजिस्टर की बजाय हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया हुआ है, और ये एसी सोर्स है। यहाँ से चार्ज करंट फ्लो होके इधर आ जाता है, और यहाँ से फिर चार्ज जो है वो ट्रांसफर होके इधर आ जाता है। लेकिन एसी में इस तरह है कि चूँकि पोलरिटी जो है वो बार बार चेंज होती है, कभी ये नेगेटिव होता है, कभी ये पॉजिटिव, और एक सेकंड में ये कई बार इस तरह करता है। तो ये साइड जो है यहाँ पर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कभी नेगेटिव चार्ज आता है। तो इट मीन कि अगर ये एक इंस्टेंट में पॉजिटिव है तो दूसरे इंस्टेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक इंस्टेंट में ये चार्ज हो जाएगा, दूसरे इंस्टेंट में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो असल में चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, बल्कि ईसी इससे पास होगा। अच्छा, जब ईसी कैपेसिटर से पास होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट की क्या रिलेशन होगी, वो किस तरह बिहेव करेंगे, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस तरह के सर्किट्स में हमने पहले सर्किट ड्रा करना है, फिर हमने करंट और वोल्टेज को फाइंड करना है। तो जब हमने करंट और वोल्टेज को फाइंड करना है तो हमने कोई ऐसा इक्वेशन सोचना है जिसमें ये सारी क्वांटिटीज आ जाए, लाइक वी, क्यू एंड सी। तो वो इक्वेशन हमारे पास है क्यू इक्वल टू सी वी। अब वोल्टेज हमें पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो उसका इक्वेशन हम लगा देते हैं, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लगा देते हो, हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें करंट चाहिए, चार्ज नहीं चाहिए तो हमें ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है वो हमें करंट देता है। तो इस साइड पे भी डी बाई डी टी ले लेते हैं, इसी साइड पे भी डी बाई डी टी ले लेते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है यहाँ पर ये करंट बन जाता है, और डी बाई डी टी जो है यहाँ पे आ जाता है। और ये सी और वी जो है क्योंकि टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, तो इसको हमने इस साइड पे ले लिया, इसको हमने ऑपरेशन से बाहर कर दिया। अब साइन जो है, जो कि वेव फॉर्म है वेव का, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। और इसको हम डिराइवेटिव कहते हैं, और साइन का डिराइवेटिव जो होता है वो काज होता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। ये काज होता है और ये ओमेगा भी साथ में आता है। ये किस तरह आता है हम अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लगा देते हैं साइन के बजाय हम लगा देते हैं ओमेगा टाइम काज ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे काज आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन गया आई इक्वल टू आई नॉट काज ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें डायरेक्टली की, एक ये कि साइन के बजाय हमने ओमेगा इंटू काज ओमेगा टी लगा दिया, और दूसरी बात ये कि इस टर्म की जगह हमने डायरेक्टली आई नॉट पुट किया। तो हमारा नेक्स्ट जॉब ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को हम जस्टिफाई करें कि ये किस तरह हमने इसे लगा दिए। तो पहले हम देखते हैं कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में काज और साइन के, कि जब टाइम के साथ काज चेंज हो रहा है तो वो माइनस साइन बनेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है डेरिवेटिव का। इसी तरह अगर साइन में टाइम के साथ चेंज आ रहा है तो वो काज आएगा, लेकिन ये याद रहे कि साइन के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है और काज के साथ पॉजिटिव साइन आता है। लेकिन ये उसी सूरत में जब यहाँ पर टाइम हो और यहाँ पर भी टाइम हो, तो यहाँ पर आएगा सिंपल टी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टाइम है, और टाइम के साथ ही टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ टाइम भी चेंज आएगा, तो उसका आ जाता है ये। अब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि यहाँ पर टाइम है लेकिन यहाँ पर काज के अलावा ओमेगा टी है। तो ओमेगा एक एक्स्ट्रा चीज़ आई हुई है टाइम के अलावा। तो हमने अगर इस तरह कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है तो उसी को हमने प्रोडक्ट में भी साथ में लिखना है। अगर सिंपल हो तो सिंपल टी हो और यहाँ पर भी टी हो, तो काज का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा और साइन का काज आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम के अलावा कोई और चीज़ मौजूद हो यहाँ हमारे पास, तो वही क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट में भी आएगी। यहाँ पर आप अगर अब देख लें तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन ओमेगा टी। तो पहले हम ये क्वांटिटी जो है ये तो काज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि साइन का रेट ऑफ चेंज जो है टाइम के साथ काज है, वो काज आ गया। लेकिन अब फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि टाइम के अलावा या टी के अलावा कोई और क्वांटिटी भी है साथ में, तो वो ओमेगा है, तो ओमेगा जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल है जो हमने यहाँ पर यूज़ किए, और अब हमारे पास बन गया इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट काज ओमेगा टी, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ डी बाई डी टी जो है वो साइन का अगर हम लिखेंगे तो साइन का ये आ जाएगा काज ओमेगा टी, और इसमें टाइम के अलावा यहाँ पर ओमेगा भी है, तो ओमेगा प्रोडक्ट में आ गया। तो हमारे पास जो करंट का इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बन गया। तो अब हमारे पास वोल्टेज और करंट के इक्वेशन तो आ गए, लेकिन एक स्टेप में हमने क्या किया था, हमने वी नॉट ओमेगा सी के बजाय डायरेक्टली लगाया था कि ये करंट के बराबर है। तो अब ये कैसे करंट के बराबर है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से या इस इक्वेशन के एनालिसिस से प्रूव कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि क्यू इक्वल टू सी वी। अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, और एफ जो है 1 ओवर टाइम के बराबर होता है या 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से हम वी को लिख सकते हैं क्यू बाई सी। तो क्यू बाई सी ये आ गया ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी आ गया, इसको हम इधर पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया क्यू बाई सी। ओमेगा की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन गया, और सी अपनी जगह रह गया। तो सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, टी जो है वो क्यू के साथ रह जाएगा, और 2 पाई को हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, तो सिर्फ नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें तो क्यू बाई टी रह गया, और क्यू बाई टी जो है वो एक्चुअली करंट है। तो हमने ये प्रूव कर दिया डायमेंशनल एनालिसिस या इक्वेशन के एनालिसिस से कि ये क्वांटिटी जो है इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है।
या ये क्वांटिटी असल में बराबर है करंट का। तो इसलिए हमने इक्वेशन में यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमने डायरेक्ट जो है इसी चीज़ की या इसी टर्म के बजाय हमने आई नॉट को पुट किया। तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हमने ये प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड किया कि असल में ये क्वांटिटी जो है ये करंट के बराबर है। अच्छा, हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन आ गया वोल्टेज के लिए और दूसरा आ गया करंट के लिए। दोनों इक्वेशन एक जैसे है, लेकिन इसका प्रोफाइल जो है या इसका शेप जो है वो साइन है और इसका शेप जो है वो कास है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने प्रोफाइल या ग्राफ ड्रा करना है। तो जो वोल्टेज है हमारे पास उसका प्लॉट असल में साइन का है, उसका शेप साइन है। तो हमने उसके लिए ये ब्लैक डायग्राम जो है साइन का प्लॉट उसके लिए प्लॉट किया, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है, 90 पर वो मैक्सिमम होता है, फिर 180 पर फिर 0 होता है। वही इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। और कास का जो ग्राफ है वो 0 पर मैक्सिमम होता है, तो इसी तरह यूं आएगा। तो ये रेड वाला ग्राफ जो है हमने करंट के लिए प्लॉट कर दिया और ब्लैक वाला जो है ये वोल्टेज के लिए आ गया। और इसी के लिए अगर हम फेजर डायग्राम को ड्रा करेंगे, इसका फेजर इस तरह ड्राई करेंगे। फेजर डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है और एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं। अगर इसी तरह की रोटेशन है तो चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में करंट हमेशा हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। तो करंट यहाँ पर है और हमें ये पता है कि साइन जो है यहाँ पर ये 0 है और काज जो है वो 1 है ऑलरेडी। तो इट मीन कि काज वाला प्लॉट जो है वो आगे जा रहा है और इसका जो है वो बाद में इसके पीछे जा रहा है 90 डिग्री पे। मीन अगर साइन का ग्राफ 1 तक आएगा तो ये 90 डिग्री एंगल कवर करके उसके पोजीशन पर पहुंचेगा। ये ऑलरेडी 1 पर है और ये 90 डिग्री के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, 1 पर पहुंच जाएगा। तो इट मीन के वोल्टेज जो है वो पीछे रह गया है करंट से 90 डिग्री पे। और हमें अब ये पता है कि जब इस तरफ रोटेशन हो तो ये वाली क्वांटिटी आगे है, ये पीछे है, ये वाले आगे है, ये पीछे है। तो करंट जो है इसको हम छेड़ते नहीं, उसको इसी एक्सिस पे रखते हैं। तो ये करंट है तो इसके पीछे 90 डिग्री पर वोल्टेज इस तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम हो गया। ये दो वेक्टर्स हम ले लेते हैं। करंट आगे जा रहा है, इसी तरह रोटेशन कर रहा है और वोल्टेज जो है उसके पीछे पीछे जा रहा है। अच्छा, फेजर डायग्राम भी हो गया और इसका प्रोफाइल भी हमने प्लॉट किया। अब ये हमें पता चला कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है 90 डिग्री में। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि जब यहां से करंट फ्लो करता है तो हम सिर्फ हाफ सर्कल को ले लेते हैं, हाफ साइकिल को। जब यहां पर पॉजिटिव होता है तो यहां पर नेगेटिव आ जाता है। तो इट मीन के पहले यहां से चार्ज ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसी प्लेट से दूसरे प्लेट में। तो इट मीन के पहले करंट यहां से फ्लो हो गया और उसी करंट की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो डेवलप हो गया। तो पहले करंट फ्लो करता है, बाद में प्लेट के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि करंट ने फ्लो अभी किया ना हो, चार्ज ने अभी फ्लो किया ना हो और यहाँ पर वोल्टेज जो है वो डेवलप हुआ है। वोल्टेज तब डेवलप होगा जब चार्ज ट्रांसफर होगा और चार्ज ट्रांसफर असल में करंट है। तो करंट पहले जाता है और बाद में यहाँ पर वोल्टेज जो है वो प्लेट्स के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। अब हम अच्छा, ये इसकी फिजिकल मीनिंग थी कि फिजिकली असल में सर्किट में क्या होता है। अब हमारे पास लास्ट जो चीज़ रह गई इसी टॉपिक की वो है पावर लॉस। हम रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था कि वहां पर पावर लॉस हुआ था और वो IRMS और VRMS के प्रोडक्ट के बराबर था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आया पावर लॉस होता है या नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों होता है, ये हमने स्टडी करना है यहाँ पर। तो एवरेज पावर अगर हम लेंगे तो पावर बराबर होता है IV का। अब I का हमें पता है, पहले हमने ये इक्वेशन डिराइव किया कि I इसके बराबर है, V इसके बराबर है। तो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दोनों को इधर हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन और कास जो है वो वेरिएबल क्वांटिटीज है और I नॉट V नॉट जो है ये कांस्टेंट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। तो इसको हमने बाहर कर दिया एवरेज के साइन से। तो हमारे पास सिर्फ रह गई I साइन और कास। तो अब साइन की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है, कास की एवरेज वैल्यू भी 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का जितना पार्ट पॉजिटिव होता है एग्जैक्टली उतना ही पार्ट नेगेटिव होता है। तो हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जमा कर ले यहाँ पर और 2 पर डिवाइड कर ले तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट भी 0 आएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर लॉस जो है वो 0 होगा, क्योंकि इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर 0 आता है। फिर भी अगर हम प्लॉट को ड्रा करना चाहते हैं और प्लॉट से देखना चाहते हैं, फेजर डायग्राम जो हमने बनाया था या इसका प्रोफाइल जो हमने बनाया था, यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि पावर किस तरह 0 होता है तो वो हम यूं करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड वाला जो है ये करंट का प्लॉट है और ये खास वाला बिहेवियर शो कर रहा है, मीन 0 पर ये मैक्सिमम है, और ये ब्लैक वाला जो है ये वोल्टेज का बिहेवियर शो कर रहा है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक टर्निंग पॉइंट ये है कि ये रेड वाला पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, दूसरा टर्निंग पॉइंट फिर यहाँ पर है कि ये यहाँ से फिर इसका हम टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं कि ये 0 को क्रॉस करके इस तरफ नेगेटिव में आ रहा है। फिर नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जो है वो ये है। तो इन टर्निंग पॉइंट्स तक हम इन स्टार्टिंग पॉइंट से टर्निंग पॉइंट तक हम देखेंगे कि पावर वहाँ पर क्या है और वो पावर असल में इन दोनों के एडिशन के मल्टीप्लिकेशन से हासिल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
वोल्टेज का इतना हिस्सा जो है ये पॉजिटिव है और करंट का इतना हिस्सा जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। और जाहिर है जब दो चीज़ों को, दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों पॉजिटिव हो तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ना सिर्फ ज़्यादा होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। अब इसके यहाँ इसी पोर्शन में अगर हम देखें, इसी पोर्शन में, तो यहाँ पर जो है करंट नेगेटिव है और वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करें नेगेटिव के साथ तो जाहिर नेगेटिव आंसर आएगा और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव साइड पर इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये पावर प्लस हो गया, ये पावर जो है ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये टर्निंग पॉइंट है और ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका पावर भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लास्ट पोर्शन को, इस सेगमेंट को देखें तो इसी सेगमेंट में क्या हो रहा है, वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो फिर पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव फिर नेगेटिव आएगा और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जितना नेगेटिव पावर है उतना उधर पॉजिटिव है, यहाँ पर जितना नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है। कलेक्टिवली अगर हम पावर को देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, पावर जीरो आ जाता है। तो ये ग्राफ से हमने एक्सप्लेनेशन किया। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है कि पावर लॉस हमारे पास नहीं आ रहा। पावर लॉस का जीरो होना इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ पर अगर चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में तो वो हमें वापस एनर्जी की शक्ल में मिल रहा है, मीन हमारे पास कोई लॉस नहीं हो रहा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान कोई भी पावर लॉस हमारे पास नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर जितना वोल्टेज बन गया, हमने जितना वोल्टेज सप्लाई कर दिया उतनी ही एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गई और जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो हमें वापस जितना पावर स्टोर हुआ है वो वापस मिल जाता है। तो मीन की इनिशियल पावर और फाइनल पावर जो है वो बराबर होती है। हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, जाहिर आइडियल केस ही है, अदरवाइज फिर कुछ पावर लॉस तो होगा। लेकिन आइडियली यहाँ पर सिचुएशन ये बता रहा है कि जितना इनिशियल पावर था वो इतना फाइनल होगा तो चेंज इन पावर या पावर लॉस जो है हमारे पास जीरो आएगा। तो ये इसकी फिजिकल मीनिंग है कि हमारे पास पावर लॉस जो है कैपेसिटिव सर्किट में जीरो होगा, मतलब कैपेसिटर हमारी पावर को ज़ाया नहीं करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे इंडक्टर इन सिंगल एलिमेंट सर्किट। अब तक के लिए आप ये देखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।